नमस्ते। आज बात करते हैं दक्षिण एशिया के एक ऐसे गठबंधन की जो कभी इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी उम्मीद था, लेकिन आज उसकी आवाज लगभग खामोश हो चुकी है। साल 2014 ये सिर्फ कोई आम साल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी तारीख है जो दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत ही अहम लेकिन उतनी ही शांत सालगिरह बन गई है। और यहीं से हमारा आज का पूरा विश्लेषण शुरू होता है। आखिर ये वो आखिरी बार क्यों था जब दक्षिण एशिया के सारे बड़े नेता सार्क के मंच पर एक साथ मिले? ऐसा क्या हुआ कि तब से लेकर आज तक, यानी पूरे एक दशक से, ये नेता कभी साथ नहीं आए? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सवाल इतना बड़ा क्यों है। आखिर सार्क की ये चुप्पी इतनी मायने क्यों रखती है? और इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस सपने को देखना होगा जिसके साथ सार्क की शुरुआत हुई थी। आखिर ये संगठन बना क्यों था और इसका मकसद क्या था? 8 दिसंबर 1985 ये वो दिन था जब सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की नींव रखी गई। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सारे देश एक साथ आए। और मकसद बिल्कुल साफ था, आपसी सहयोग से इस पूरे क्षेत्र का विकास करना। और जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। ये 8 देश मिलकर दुनिया की 21% आबादी बनाते हैं। जी हाँ, 21%। मतलब इस दुनिया में हर 5 में से 1 इंसान सार्क क्षेत्र में रहता है। और भले ही जमीन के हिसाब से ये दुनिया का सिर्फ 3% हिस्सा हो, लेकिन जब बात इकोनॉमी की आती है तो ये ग्रुप ग्लोबल इकोनॉमी का करीब 3.8% है। अब इन आंकड़ों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये संगठन अपनी पूरी ताकत से काम करता तो इसका असर कितना जबरदस्त होता। देखिए, यह सिर्फ कागज पर एक बड़ा सपना नहीं था। इसे हकीकत में बदलने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए गए, जैसे व्यापार के लिए साफ्टा, विकास के प्रोजेक्ट्स के लिए सार्क डेवलपमेंट फंड, पढ़ाई लिखाई के लिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि फूड बैंक, सैटेलाइट और आपदा प्रबंधन तक की बात हुई। तो फिर वही सवाल कि इतना बड़ा विजन, इतने सारे अच्छे प्लान्स, आखिर सार्क की गाड़ी पटरी से उतर कैसे गई, क्यों रुक गई? इसकी कहानी इस टाइमलाइन में छुपी है। देखिए, 1985 में ढाका में इसकी शुरुआत हुई, सब ठीक चल रहा था। और फिर आया 2014, काठमांडू में आखिरी समिट हुई। इसके बाद 2016 में इस्लामाबाद में जो समिट होनी थी वो पस्टल गए, और तब से आज तक कोई समिट हुई ही नहीं। और इस ठहराव का एक सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? नेपाल। 2014 से, सोचिए, 2014 से सार्क का अध्यक्ष बना हुआ है। सार्क के इतिहास में ये किसी भी देश का सबसे लंबा कार्यकाल है। ये एक रिकॉर्ड तो है, लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड जो संगठन के ठप पड़ जाने की कहानी बताता है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है सार्क का एक बुनियादी नियम। इसे कहते हैं सर्वसम्मति का सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि कोई भी बड़ा फैसला तभी लिया जाएगा जब 8 के 8 सदस्य देश हाँ कहें। अगर एक ने भी किसी प्रस्ताव पर ना कर दिया तो बस वो प्रस्ताव वहीं रुक जाता है। एक तरह से हर देश के पास एक वीटो पावर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दक्षिण एशिया में सहयोग की कहानी ही खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। असल में अब कुछ नए रास्ते बन रहे हैं सार्क के बिना। और इसी में एक कॉन्सेप्ट उभर कर आया है, सार्क -1 का। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक देश साथ नहीं आ रहा तो बाकी देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जून 2025 के लिए पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ने जो एक बैठक का प्रस्ताव रखा है, वो इसी सोच का एक उदाहरण है, ताकि सर्वसम्मति वाली रुकावट को पार किया जा सके। और यहीं पर हमें सहयोग का एक नया मॉडल देखने को मिलता है। देखिए, सार्क का फोकस था बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों पर, लेकिन सासिक जैसे जो नए ग्रुप बन रहे हैं, उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो सीधे प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते हैं, जैसे सड़क बनानी है, पोर्ट बनाना है या बिजली की लाइनें बिछानी है। ये टेबल इस बदलाव को और भी साफ कर देती है। जरा देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सार्क में तो है, लेकिन बिम्स्टेक और सासेक में नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ म्यांमार बिम्स्टेक और सासेक का हिस्सा है, पर सार्क का नहीं। लेकिन सबसे जरूरी फर्क है फोकस का। सार्क का एजेंडा बहुत बड़ा और व्यापक था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सब कुछ। जबकि बिम्स्टेक और सासेक ये टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे फैसले लेना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आज हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ सार्क का वो बड़ा सपना है जो कहीं ठहर सा गया है, और दूसरी तरफ ये छोटे छोटे ज्यादा फ्लेक्सिबल ग्रुप्स हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि दक्षिण एशिया में अब सहयोग का तरीका ही बदल रहा है? क्या एक बड़े यूनिफाइड विजन की जगह अब कई छोटे छोटे काम पर फोकस करने वाले गठबंधन ले रहे हैं जो शायद ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं? और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या सार्क के लिए एक नया अध्याय शुरू हो सकता है? क्या ये अपनी कमियों को दूर करके फिर से खड़ा हो पाएगा, या फिर हम सच में एक बड़े दक्षिण एशियाई सपने को खत्म होते हुए देख रहे हैं?